देखिए, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को लेकर चल रहे हिंदुस्तान ने अब अपने सुरक्षा चक्र को और भी मजबूत बनाने पर मुहर लगा दी है। एक तरफ सरहद के रखवाले दिन रात कुदरती चुनौतियों का सामना करने में जुटे हैं ताकि देश की सीमा पर कोई भी आंच ना आ पाए, तो दूसरी तरफ दुनिया की ताकतवर सेनाओं में शुमार भारतीय सेना की ताकत को अब बढ़ाने पर सरकार ने मुहर लगा दी है। जल थल नभ में भारत के सुरक्षा चक्र को अब भेद बनाने के लिए 54,000 करोड़ के रक्षा खरीद पर सरकार ने मंजूरी दी है। एडवांस्ड टोप्ड आर्टिलरी गन सिस्टम से लेकर वरुणास्त्र, टॉर्पीडो और अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम समेत कई सैन्य साजो सामान खरीदे जाएंगे। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जंग के किसी भी मोर्चे पर भारत को चुनौती देना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान की सेना की ताकत को और बढ़ाने के लिए डीआरडीओ की नई तोप तैयार है। इस तोप का निशाना जितना सटीक है उतना ही घातक इसका वार है। बहुत जल्द इस तोप को सेना का सिपह सलाहकार होने का गौरव हासिल हो जाएगा। सुरक्षा पर कैबिनेट कमेटी ने इन तोपों की खरीद के लिए 7,000 के डिफेंस डील की मंजूरी दी है। देखिए क्या खास है इस तोप में और क्यों ये सेना की नई ताकत बनने जा रही है। ये तोप बढ़ाएगी भारतीय सेना की ताकत। इस गरज से थर्राएगा दुश्मन का दिल, क्योंकि ये है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS, जिसकी गिनती दुनिया की सबसे एडवांस तोपों में हो रही है, जिसकी मारक क्षमता दुनिया में सबसे ज्यादा है। ये वो तोप है जो LAC से LOC के पार बैठे दुश्मनों का चैन छीन लेने वाली है। दुश्मन की एक नापाक हरकत और उसका काम पल भर में तमाम कर देने वाली। भारतीय सेना अपनी तोपखाने की ताकत को धार देने में जुटी है। उसी का नतीजा है कि एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS की 7,000 करोड़ रुपए की खरीद को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने इस फैसले पर मुहर लगाई है। इस सौदे के तहत कुल 307 तोपें और 327 गन टोइंग वाहन खरीदे जाएंगे। इन्हें पाकिस्तान सीमा और चीन से लगी सीमा पर तैनात किया जाएगा, जिससे भारतीय सेना को सामरिक बढ़त मिल सके। ATAGS के तैनाती से भारतीय सेना को मजबूती तो मिलेगी ही, साथ ही में पुरानी 105 mm और 130 mm की तोपों को भी बदला जाएगा, क्योंकि ATAGS स्वदेश में बनी पहली हॉवित्जर तोप है जिसे DRDO ने डिजाइन और डेवलप किया है। ATAGS तोप की कैनन 155 mm की है और 52 कैलिबर की लंबी बैरल लगी है, जिससे ये 45 किलोमीटर तक लक्ष्य भेदने में सक्षम है। यही नहीं, इसकी 26.44 फुट लंबी बैरल से हर मिनट 5 गोले दागे जा सकते हैं। ATAGS पूरी तरह ऑटोमेटिक सिस्टम पर काम करती है, यानी ATAGS में ऑटोमेटिक लोडिंग से लेकर ऑटोमेटिक फायरिंग की क्षमता है। ATAGS तोप का हल्का वजन इसकी असली ताकत है, जिससे न सिर्फ इसके मूवमेंट में आसानी होती है बल्कि दुर्गम पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक आसानी से ले जाया जा सकता है। -30 डिग्री से लेकर 75 डिग्री तापमान तक में ये देसी बोफोर्स सटीक फायर करने की ताकत रखती है। शिवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हिंद के जवानों के जज्बे को जब आधुनिक हथियारों का साथ मिलता है तो सरहदों पर ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना के जवान सरहदों की निगरानी में जुटे हैं। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच ये जवान सरहद के चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। अगर दुश्मन ने कोई आतंकी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की तो इन जवानों ने हर साजिश को नाकाम करने का इंतजाम कर दिया। बर्फ से ढकी पहाड़ियां और शून्य से नीचे तापमान, मुश्किल हालात में चप्पे चप्पे की निगरानी करते दिखे हिंद के जवान। इन रास्तों पर चलना आसान नहीं है। इन खड़ी पहाड़ियों की चढ़ाई बेहद मुश्किल है। कई इंच मोटी बर्फ की चादर में कभी पैर धंस जाते हैं तो कभी कदम फिसलने लगते हैं, लेकिन इस बेदर्द मौसम में भी हिंदुस्तान के ये जवान सरहदों की हिफाजत में जुटे हुए हैं।
जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के भदरवा में सेना की ये टुकड़ी पाकिस्तान से सटे सरहदी इलाकों में पेट्रोलिंग कर रही है। दुर्गम पहाड़ी इलाकों की निगहबानी के लिए इन जवानों ने खास ट्रेनिंग ले रखी है। इस टुकड़ी का कमांडर सबसे आगे चलते हुए हर इलाके पर पैनी नजर बनाए रखता है। जब भी कोई देश तरक्की करता है और बड़ा देश जैसा हमारा देश है भारत, इस तरह का जब भी तरक्की होती है तो कुछ लोगों को खराब लगता है। कहते हैं कि महल बनाने में, किले को बनाने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन उसको गिराने में बिल्कुल समय नहीं लगता है। तो कुछ पड़ोस के लोग हैं जिनको ये अच्छा नहीं लगता है कि भारत तरक्की कर रहा है, जम्मू कश्मीर तरक्की कर रहा है, डोडा तरक्की कर रहा है। तो उस तरक्की को रोकने का बहुत ही आसान तरीका है कि चंद दहशतगर्द यहां भेज दिए जाए जो इलाके में जो है शांति नहीं रहने देंगे। हल्की सी आहट मिलते ही कमांडर सभी सैनिकों को सतर्क होने का इशारा करता है। एक इशारे पर ही सभी जवान एक्शन में आ जाते हैं। इस टुकड़ी में राइफल से लैस जवानों के साथ साथ आरपीजी और दूसरे घातक हथियार भी मौजूद हैं। तैयारी ऐसी होती है कि ये जवान हर चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दे सकें। अगर किसी आतंकी साजिश की भनक लगती है तो ये जवान उस साजिश को फौरन नाकाम करने का दम रखते हैं। बर्फीली चोटियों पर पेट्रोलिंग के साथ ये जवान रिहायशी इलाकों में छिपे आतंकियों पर प्रहार करने का अभ्यास भी लगातार कर रहे हैं। इन जवानों ने घरों में छिपे आतंकियों को सबक सिखाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। ये जवान पूरी तैयारी से रिहायशी इलाकों में छिपे आतंकियों को घेर लेते हैं। इसके बाद एक एक करके घर में दाखिल होकर ये जवान आतंकियों को पलक झपकते ढेर कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में कुछ आतंकियों ने सूबे का अमन चैन बिगाड़ने की कोशिश की है। सेना की कार्रवाई से बचने के लिए आतंकी कई रिहायशी इलाकों में छिप जाते हैं। कुछ आतंकियों को तो सेना एनकाउंटर में पहले ही ढेर कर चुकी है। बाकी बचे आतंकियों पर भी जल्द से जल्द कार्रवाई की तैयारी है। जम्मू कश्मीर में सरहदों की हिफाजत और वहां की आवाम को महफूज रखने के लिए सेना के जवान दिन रात जुटे हुए हैं। इन जवानों की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि आतंकियों के हर मंसूबे नाकाम साबित हो रहे हैं। अगर कोई आतंकी सीमा पर घुसपैठ की कोशिश करेगा तो ये जवान उसे वहीं ढेर कर देंगे, और अगर कोई आतंकी घुसपैठ में कामयाब हो भी गया तो उसका इन जवानों की नजरों से बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत ने सेना की रक्षा क्षमता को बढ़ाने के मकसद के साथ गुरुवार को रक्षा मंत्रालय ने 54,000 करोड़ की सैन्य खरीद को हरी झंडी दे दी। इसमें एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, T-90 टैंक के नए इंजन और नौसेना के वरुणास्त्र टॉर्पीडो शामिल हैं। भारतीय सेना के रक्षा कवच को और मजबूती, सरहद पर बढ़ेगी सेना की ताकत। रक्षा मंत्रालय ने 54,000 करोड़ रुपए के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। जाहिर है तीनों सेनाओं की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने पर जोर है। अब 1350 हॉर्स पावर वाले इंजन से लैस होगा T-90 टैंक। नौसेना के लिए वरुणास्त्र टॉर्पीडो, वायुसेना को मिलेगा अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम। तीनों सेनाओं की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिहाज से DAC यानी रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 54,000 करोड़ के रक्षा सौदों को मंजूरी दी है। मकसद तीनों सेनाओं की मारक क्षमता में इजाफा करना है ताकि दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत न कर सके। इस डिफेंस डील के तहत भारतीय सेना के T-90 टैंकों के लिए 1350 HP इंजन की खरीद को मंजूरी दी गई है। इससे इन टैंकों की युद्ध क्षेत्र में गतिशीलता बढ़ेगी, खासकर ज्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में। वहीं भारतीय नौसेना के लिए वरुणास्त्र टॉर्पीडो की खरीद को मंजूरी दी गई है। वरुणास्त्र टॉर्पीडो पनडुब्बी रोधी है। वरुणास्त्र 8 600 मीटर गहराई में सटीक मार करता है।
इससे दुश्मनों की पनडुब्बी से होने वाले खतरे के खिलाफ नौसेना की क्षमता में वृद्धि होगी। वहीं भारतीय वायुसेना के लिए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट सिस्टम की खरीद को मंजूरी मिली है। अवाक सिस्टम हर दूसरे हथियार सिस्टम की लड़ाकू क्षमता को तेजी से बढ़ा सकते हैं। इन रक्षा उपकरणों की जरूरत सेना में लंबे समय से महसूस की जा रही थी, जिसकी खरीद को अब हरी झंडी मिल गई है। दिल्ली में शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए बात एडवेंचर गेम्स की भी कर लेते हैं। उत्तराखंड की मशहूर बर्फीली वादी औली में 2 दिवसीय हिमालयन कप और स्कीइंग चैंपियनशिप का आगाज हो गया। औली के विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी स्की स्लोप पर आयोजित इस चैंपियनशिप में देश के अलग अलग राज्यों से आए खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। देखिए। उत्तराखंड की बर्फीली वादी में रोमांच और रफ्तार का खेल शुरू हो चुका है। खिलाड़ियों ने पैरों में स्की बांध लिए हैं, दोनों हाथों में पोल पकड़ ली है और बाधाओं को पार करते हुए बर्फीले स्लोप पर दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। उत्तराखंड के मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली में खिलाड़ियों का जमघट लगा है। यहाँ 2 दिवसीय राज्य स्तरीय औली हिमालयन कप और स्कीइंग चैंपियनशिप की शुरुआत हो चुकी है। हिमाचल हो या अरुणाचल, कश्मीर हो या फिर खुद उत्तराखंड, हर प्रदेश के खिलाड़ी औली की बर्फीली ढलान में स्कीइंग का हुनर दिखा रहे हैं। इस स्कीइंग स्लोप पर सरपट सैर लगाते इन खिलाड़ियों का जोश और उत्साह देखते ही बन रहा है। स्टेट स्कीइंग चैंपियनशिप के पहले दिन की प्रतियोगिता के मुख्य आकर्षण छोटे छोटे एथलीट रहे, जहां अल्पाइन स्कीइंग के चिल्ड्रन कैटेगरी और सब जूनियर कैटेगरी अंडर 12 वर्ग के स्कीइंग इवेंट्स आयोजित हुए। यहाँ पर जो नेशनल लेवल में पिछले 3 साल से चिल्ड्रन, सब जूनियर और जूनियर इनके लिए प्रतियोगिता नहीं हो पा रही थी, तो हमारा मेन फोकस था इस बार सब जूनियर और जूनियर के ऊपर। और अभी हम लोगों का आज यहाँ पर चिल्ड्रन और सब जूनियर के इवेंट हो चुके हैं। बाकी कल आपका जूनियर लेवल का और जो यहाँ का जो इस बार का मेन एक्साइटिंग है यहाँ पर हिमालयन कप, वो होगा कल। जो दो इवेंट आने वाले 2 इवेंट हैं। आज अंडर 18 वर्ग में और ओपन 18 कैटेगरी में हिमालयन कप स्कीइंग इवेंट्स का भी आयोजन होना है। इसमें काफ़ी अच्छा है और फैसिलिटी भी अच्छी है और अभी फर्स्ट रन हो चुका है और कल भी काफ़ी कंपटीशन है, तो यही बोलेंगे कि यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है और रन लेने में भी काफ़ी अच्छा है, स्लोप भी अच्छे है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी है एसोसिएशन ने और इसकी भी हमें फ्री में दी है। औली का नजारा इन दिनों देखते ही बन रहा है। पूरा इलाका बर्फ से लकदक है। 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की चादर ने औली के चप्पे चप्पे को बर्फ से ढक दिया है। भारी बर्फबारी के यही हालात और मौसम स्कीइंग के लिए सबसे मुफीद होता है। बर्फीली चादर पर रफ्तार और रोमांच के इस मुकाबले में इन बच्चों का उत्साह देखते ही बन रहा है। जरा सा बैलेंस बिगड़ा नहीं कि काम तमाम। स्कीइंग का ये मुकाबला कुछ ऐसा ही है। बला की तेजी से घुमावदार ट्रैक पर बैलेंस को बनाए रखना अच्छे बाजीगरों को भी चकमा दे सकता है, लेकिन इस सब के बीच ये नन्हे स्कीयर अपने हुनर से सबको दांते तले उंगली दबाने पर मजबूर कर रहे हैं। कमल नैन सिलोड़ी, औली, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं उत्सव और उल्लास की। देखिए, भारत उत्सवों का देश है, सभी जानते हैं। यहाँ एक उत्सव संपन्न होते नहीं कि दूसरा उत्सव शुरू हो जाता है। कानपुर में कल 7 दिनों की होली का धूमधाम से समापन हुआ। कनपुरिया होली के नाम से मशहूर ऐतिहासिक गंगा मेला में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। डीजे की धुन पर जमकर होली खेली, एक दूसरे को बधाई दी। अंग्रेजों के जमाने से ही निभाई जा रही ये परंपरा आज भी पूरी भव्यता के साथ कायम है। दूसरी ओर कान्हा की नगरी वृंदावन की तस्वीरें इन दिनों ब्रह्मोत्सव की रौनक यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10 दिनों के ब्रह्मोत्सव का आज 5वां दिन है। 17 मार्च से शुरू हुआ ये आयोजन 26 मार्च तक चलेगा। ब्रह्मोत्सव के चौथे दिन भगवान श्री गोदा रंगमन्नार चांदी से निर्मित श्री शेषनाग जी पर विराजते हुए सभी भक्तों को दर्शन देते हुए देखे गए। कानपुर की गलियों में राग, रंग और मस्ती। डीजे की धुन पर रंगों से सराबोर हुए लोग। देश भर में होली का जश्न तो एक हफ्ते पहले होली के साथ खत्म हो गया, लेकिन कानपुर में होली का जश्न एक हफ्ते बाद तक जारी है। परंपरा के मुताबिक कानपुर में होली का त्योहार 7 दिनों तक मनाया जाता है।
और इसका समापन अनुराधा नक्षत्र के दिन ऐतिहासिक गंगा मेला के रूप में होता है। गुरुवार को होली के 7वें दिन गंगा मेले के आयोजन के साथ धूमधाम से इसका समापन हुआ। ये कानपुर का अपना ऐतिहासिक त्योहार है जो आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है। हम सब कानपुर वासी इसको बड़ी हंसी खुशी उल्लास के साथ मनाते हैं। आज के अवसर पर सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। इसी प्रकार हमारा एकता और भाईचारा बना रहे, ईश्वर से कामना करते हैं। हम लोग 84वां गंगा मेला मना रहे हैं। सन 1942 में चालू हुआ, जो आज तक निरंतर चलता हुआ चला आ रहा। हटिया रंजन बाबू पार्क में सुबह माननीय जिलाधिकारी ने तिरंगा झंडा फहराया। उसके बाद राष्ट्रीय गीत हुआ। तत्पश्चात ये रंगों का ठेला हटिया रंजन बाबू पार्क से प्रारंभ हुआ। गुरुवार सुबह कानपुर के मशहूर हटिया बाजार से गंगा मेले की शुरुआत हुई। पुलिस बैंड की धुन पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद धूमधाम से रंगों का ठेला निकला। ठेला में भैंसा ठेला, ट्रैक्टर ट्रॉली, ऊंट और घोड़े चल रहे थे। जेट मशीनें लोगों को पानी से सरापोर कर रही थीं। अलग अलग गलियों, चौक चौराहों से होता हुआ ये काफिला शाम को सरसैया घाट पर धूमधाम से खत्म हुआ। एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाने के बाद गले मिलकर होली की शुभकामनाएं दी गई। परंपरा है कि इसमें जिलाधिकारी अनुराधा नक्षत्र में झंडारोहण करते हैं और ये आज़ादी के आंदोलन से जुड़ा हुआ है। कलेक्टर साहब ने रुकवाई थी किसी जमाने में 1942 में, और कलेक्टर साहब ही खिलवाते हैं। ऐसी अनोखी परंपरा है। बचपन से मैं भी सुनता आया था। लखनऊ में रहने के कारण कि साहब कानपुर की होली देखिएगा, मुझे नहीं पता था कि मैं जिलाधिकारी के रूप में खड़ा हूँ। तो मेरे लिए भी सौभाग्य का विषय है, गर्व का विषय है। और कानपुर वासियों की जिम्मेदारी तो जग जाहिर है, उसी का आनंद ले रहे हैं। ऐतिहासिक गंगा मेला कानपुर की सांस्कृतिक विरासत और जिंदादिली का प्रतीक है। इस अनोखी होली की परंपरा अंग्रेजों के जमाने से ही चली आ रही है। 1942 में अंग्रेजी हुकूमत के होली न खेलने के फैसले के खिलाफ शुरू हुई रंगोत्सव की ये परंपरा तब से बदस्तूर चली आ रही है। पिछले 83 सालों से कानपुर में होली का जश्न गंगा मेले के रूप में ऐसे ही धूमधाम से मनाया जाता रहा है। कानपुर से सिमर चावला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं वृंदावन, जहां रंगनाथ मंदिर का 10 दिनों का ब्रह्मोत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस ब्रह्मोत्सव के बारे में कहा जाता है कि खुद ब्रह्मा जी ने ये उत्सव भगवान नारायण के लिए किया था, जिसे हर साल बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। वृंदावन में इन दिनों भगवान रंगनाथ की भव्य शोभा यात्रा की खूब चर्चा हो रही है। मौका है यहाँ हर साल मनाए जाने वाले ब्रह्मोत्सव का, जहाँ भगवान नारायण के स्वरूप रंगनाथ जी पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण के लिए निकल रहे हैं। मथुरा के वृंदावन में श्री रंग मंदिर के श्री ब्रह्मोत्सव की चतुर्थ दिवस की प्रातःकालीन सवारी में भगवान श्री गोदा रंगमन्नार चांदी से निर्मित श्री शेषनाग जी पर विराजते हुए सभी भक्तों को दर्शन दिए। भगवान नारायण की ये भव्य सवारी जहां जहां से निकल रही है, माहौल भगवान रंगनाथ के जयकारे से गूंज उठा। ब्रह्मोत्सव के दौरान पूजा पाठ के बाद भगवान रथ पर सवार होकर रंगनाथ मंदिर से बड़े बागीचा पहुंचे। भगवान नगर भ्रमण पर निकले तो भक्तों के जयकारे से पूरा माहौल गूंज उठा। आज 2025 ब्रह्मोत्सव रंगमती मंदिर में जो उत्सव हो रहा है ब्रह्मोत्सव, उसका आज चौथा दिन है और भगवान आदिशेष में पधार रहे हैं। आदिशेष भगवान के एक पार्षद हैं, जैसे गरुड़ जी हुए, जैसे जय विजय हुए, वैसे ही आदिशेष है। आज भगवान की सवारी आदिशेष पर है। ब्रह्मोत्सव में ये जो 2 दिन होते हैं, कल जो गरुड़ वाहन था और आज जो शेषवाहन है, दोनों दिन भगवान के लिए चांदी का छत्र चढ़ता है। जो यहाँ से सामने आप जो देख रहे हैं, सामने में 2 चांदी के छत्र चढ़े हैं और भगवान यहाँ से अब जो है बड़े बगीचा पधारेंगे। वहाँ थोड़ी देर विश्राम करके फिर वापस मंदिर में। मंदिर से बड़ी बागीचा तक निकाली गई इस शोभा यात्रा को देखने के लिए वृंदावन की सड़कों पर सैलाब उमड़ आया। सुबह की रात सी ठाठ वाली शोभा यात्रा के बाद रात में आतिशबाजी का भव्य नजारा देखने को मिला।
जहां देर शाम की सवारी में भगवान श्री रंगनाथ ने अपने प्रिय भक्त शिरोमणि संकट मोचन हनुमान जी महाराज के कंधों पर विराजमान होकर सभी भक्तों को दर्शन देने निकले। सवारी के बड़े बागीचा मैदान में पहुंचने पर भव्य आतिशबाजी की गई, जिसे देखकर भक्त रोमांचित हो उठे। इसे छोटी आतिशबाजी के नाम से जाना जाता है। हनुमान जी महाराज की सवारी पर विराजमान होकर के रंगनाथ भगवान लंका विजय में उनका विशेष योगदान रहा है, इसलिए उन्हीं पर सवारी करके आज भगवान के उत्सव में छोटी आतिशबाजी की जाती है, जिसका अंतिम जो क्रम होता है वो लंका विजय के स्वरूप में बड़े जोर से पटाखे दगा करके मनाए जाते हैं। वृंदावन के रंगनाथ मंदिर का ये ब्रह्मोत्सव 10 दिनों तक चलेगा और इन 10 दिनों के दौरान भगवान के कई अनुष्ठान किए जाएंगे और हर दिन भगवान अपने सोने चांदी के बने अलग अलग वाहनों पर सवार होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे, ताकि भक्त अपने भगवान के दिव्य दर्शन कर सकें। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बारी है इसी के साथ आज की एआई स्टोरी की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेगमेंट में आप सबके लिए क्या खास है वो दिखाते हैं आपको। एआई से खेती करना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने महाराष्ट्र के बारामती की रहने वाली 56 साल की किसान सीमा चौहान का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो गन्ने की खेती में एआई के इस्तेमाल का अपना अनुभव बता रही हैं। सीमा के मुताबिक उन्हें एआई के इस्तेमाल से खेती की लागत में 30% की कमी आई है, जबकि 30 से 40% उत्पादकता भी बढ़ी है। देखिए। एआई जीवन को कितना आसान बना रहा है, इसकी एक तस्वीर दिखी महाराष्ट्र के बारामती में, जहां एक महिला किसान एआई के इस्तेमाल से न सिर्फ गन्ने की खेती को आसान बना रही हैं, बल्कि इसका उन्हें भरपूर फायदा भी मिल रहा है। 56 साल की सीमा चौहान अपने खेत के 1.5 एकड़ हिस्से में एआई की मदद से खेती करती हैं और उनकी माने तो इससे उनकी खेती की लागत में 30% की कमी आई है और उपज 30 से 40% तक बढ़ गई है। सीमा के घर से उनका गन्ने का खेत करीब 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो घर बैठे ही अपनी खेती को मैनेज करती हैं, क्योंकि एआई की मदद से उन्हें घर बैठे ही पता चल जाता है कि गन्ने की अच्छी फसल के लिए कब क्या उपाय करने हैं। दरअसल मोबाइल पर ऐप के जरिए उन्हें एआई की मदद से रियल टाइम में रियल डेटा मिल जाता है। अब आपको बताते हैं कि खेती में एआई का इस्तेमाल कैसे होता है। दरअसल इसके लिए खेत में एक टावर लगाना होता है, जिसमें एआई पावर्ड सेंसर फिट होते हैं और इसी के जरिए मोबाइल ऐप पर आपके खेत से जुड़ा हर अपडेट आप तक पहुंचता है। ऊपर एक घूमता हुआ आपको नजर आएगा और बाजू में जो रेन काउंटिंग होता है, रेनफॉल काउंटिंग, वो भी उसमें हो जाता है। वेदर कंडीशंस भी ऑब्जर्व कर लेता है और सबसे बड़ी बात यह है आपके पूरे लैंड में, मतलब जहां अगर 2 एकड़ हो, 4 एकड़ हो, कितनी हो, उसमें कौन से इलाके में कौन से पार्ट में आपको पानी की जरूरत है, कहाँ आपको फर्टिलाइजर देना है, कहाँ कम जो आपने जो लगाया है वो लागत उसकी कहाँ कम आने की आशंका है, या फिर पेस्टिसाइड यूज करने की पॉसिबिलिटी हो, ये सभी की आपको वो अलर्ट्स देगा और आपको घर बैठे, यानी कि आप जहां भी हो वहां से आप अपना फार्म और खेती आप देख सकते हो और वहीं से ऑब्जर्व करके आप सीधे ऑनलाइन सब चीजें कर सकते हो। चाहे मौसम की जानकारी हो या मिट्टी के बारे में पता करना हो, खेत में कब पेस्टिसाइड की जरूरत पड़ेगी, कब पानी की, ये सब अलर्ट आपको आपके फोन पर समय से पहले मिल जाएगा, ताकि आप समय रहते उसका उपचार कर सकें। जाहिर है आपको अगर सही समय पर सही जानकारी और उसका उपचार भी मिल जाए तो खेती घाटे का सौदा कभी नहीं बनेगी। ऐसे में किसान चाहते हैं कि इसकी कीमत ऐसी हो कि छोटा से छोटा किसान भी इसे खरीद सके। अभी देश के ज्यादातर हिस्सों में खेती पारंपरिक तरीके से ही की जाती है, लेकिन जिस तरह से एआई खेती को आसान बना रही है, उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द इसका इस्तेमाल बढ़ेगा। ओंकार वाबले, पुणे, गुड न्यूज टुडे। गुंजन, कुछ मीठा हो जाए या नमकीन हो जाए? कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए क्योंकि लंच टाइम है और खाने का टाइम हो रहा है। कुछ स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं, मीठा मीठा सा, चलिए देखते हैं। लंच टाइम स्पेशल में आज बात फलों के राजा आम की। गर्मी के मौसम में आम की बहार आने वाली है। कुछ ही दिन के बाद बाजार में अलग अलग तरह के
आम मिलने लगेंगे। लेकिन उससे पहले देवगढ़ के हापुस आम की प्रामाणिकता को बचाने के लिए विशेष फैसला लिया गया। देवगढ़ के हापुस या अल्फांसो आम पर UID स्टिकर लगेगा, जिससे उसकी ओरिजिनलिटी को कायम रखा जा सकेगा। गर्मी का मौसम आते ही जिस फल का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो आम ही है। अलग अलग तरह के रसीले आम बाजारों की रौनक बढ़ाते हैं। मालदा हो, चौसा हो, लंगड़ा हो या फिर हो दशहरी आम, हर तरह का आम लोगों को खूब पसंद आता है। इन्हीं में से एक आम है देवगढ़ का अल्फांसो यानी हापुस आम, जो अपने रस, स्वाद और खुशबू के लिए मशहूर है। हालांकि अक्सर पहचान न होने की वजह से लोग धोखे का शिकार हो जाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देवघर हापुस आम की प्रामाणिकता की सुरक्षा की जा सकेगी। मतलब ये कि अब देवगढ़ अल्फांसो या देवगढ़ हापुस आम पर एक TPCL स्टिकर होगा, जो इस बात का सबूत होगा कि आम असल में देवगढ़ का अल्फांसो या हापुस आम है। देवगढ़ तालुका मैंगो ग्रोवर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने इस UID सील प्रणाली को शुरू किया है। तो अभी ये आम का सीजन शुरू हुआ है और आम के सीजन में बड़े बड़े शहरों में सभी जगह देवगढ़ आम के बोर्ड्स लगते हैं। इतने सालों में जो देवगढ़ हापुस ने अपना नाम कमाया हुआ है, ये मार्केट में क्या हो रहा है, अभी कोई भी उठ रहा है, कौन सा भी आम देवगढ़ के नाम पे बेच रहा है। तो कस्टमर की जो तो ये जालसाजी हो रही है कस्टमर के साथ, जो उसकी चीटिंग हो रही है, ये उसको रोकने के लिए ये देवगढ़ तालुका आम उत्पादक सहकारी संस्था ने ये UID प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है। इसमें हर देवगढ़ में जो जेन्युइन शेतकरी है उसको ये कोड इशू हो रहे, हर आम के लिए अलग कोड आता है। इस पहल का उद्देश्य नकली आमों की बिक्री पर अंकुश लगाना और ये सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ताओं को केवल प्रमाणित देवगढ़ अल्फांसो आम ही मिले। ये ऐसी किस्म के आम हैं जिसने 1 सदी से भी अधिक समय से अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखा है। सिंधुदुर्ग जिले की देवगढ़ तालुका में उगाए जाने वाले हापुस आम अपनी सुगंध और बेहतरीन स्वाद के लिए जाने जाते हैं, जो बाजार में प्रीमियम कीमत पर बिकते हैं। यह रजिस्टर्ड अभी तक कुछ 600 के आसपास फार्मर्स रजिस्टर्ड है, उसमें 308 फार्मर्स को अभी ये कोड इशू हो चुके हैं। बाकी लोगों का भी आ रहे हैं, क्योंकि अभी हार्वेस्टिंग शुरू नहीं हुआ है, तो जैसे हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगा लोग फार्मर्स उसका लेंगे। लेकिन अक्सर ग्राहक धोखा खा जाते हैं। उनके लिए असली देवगढ़ हापुस आम कौन सा है ये पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन तकनीक का उपयोग करते हुए अब देवगढ़ आमों पर UID कोड लागू किया जा रहा है। आम व्यापारियों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इससे न केवल किसानों और UID बनाने वाली कंपनियों का फायदा होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी असली देवगढ़ आम मिलेगा। श्रीकृष्ण पांचाल, पुणे, गुड न्यूज टुडे। देखिए, दिल्ली में सिर्फ यमुना नहीं बह रही, यमुना के पानी के साथ बह रहे हैं नाले, गंदगी, बीमारी यमुना में प्रदूषण को जो लगातार बढ़ा रहे हैं। अब यमुना को साफ करने के लिए कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन यमुना को साफ करने के लिए इंतजाम नाकाफी हैं, क्योंकि इसके पीछे है दिल्ली और उससे सटे इलाकों में चल रहे ऐसे उद्योग जिनका कचरा यमुना के पानी को दागदार बना रहा है। दिल्ली के लिए यमुना नदी जीवन रेखा की तरह है। यमुना की धारा न सिर्फ दिल्ली की प्यास बुझाती है, बल्कि राजधानी की तरक्की में सहायक भी है। आज यही यमुना नदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, क्योंकि दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली यमुना नदी प्रदूषण का शिकार है। यमुनोत्री से निकली यमुना की निर्मल धारा दिल्ली में दाखिल होते हुए ही मैली हो जाती है। दिल्ली के अपने 52 किलोमीटर के सफर में यमुना में इतना प्रदूषण होता है कि इसका पानी जीवन देने की जगह बीमारी देने वाला बन जाता है। दिल्ली में यमुना के पानी में इतना प्रदूषण घुल जाता है कि इसका रंग, स्वरूप और गुण सब बदल जाता है। दिल्ली में यमुना के जहरीले होने के पीछे कई कारण हैं, जिनमें से एक है यमुना में गिरने वाला बिना ट्रीटमेंट के गंदा पानी। केमिकल फैक्ट्रियों से भारी मात्रा में जहरीला कचरा यमुना में छोड़ा जाता है। यमुना में गिरने वाले बड़े नालों का ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं हो रहा है, क्योंकि ड्रेनेज सीवेज सिस्टम सही नहीं है। आज आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से छोटी छोटी अवैध डाइंग यूनिट यमुना को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। उसे और ज्यादा मैला और खतरनाक बना रही है। डाइंग यूनिट को लेकर नियम ये है कि किसी भी रिहायशी इलाके में नहीं हो सकती
और इनके फैक्ट्री से निकलने वाले पानी को ट्रीट करके ही नदी या नालों में छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन आपको दिखाते हैं कि कैसे छोटे छोटे गली मोहल्लों में रिहायशी इलाकों के बीच ये डाइंग यूनिट चल रही हैं और इनका केमिकल वाला रंगीन पानी फैक्ट्री से निकलकर सीधा नाली और फिर नाली के जरिए नालों में पहुँच रहा है। ये इलाका मीठापुर का है और ये यूनिट आप देखिए, ये एक यूनिट है जहाँ पर जीन्स को डाई किया जाता है, कपड़ों को डाई किया जाता है और जो कलर उसका होता है, जो वेस्ट वाटर होता है, जो कलर होता है, उसको डायरेक्ट नदी में या फिर नाले में बहा दिया जाता है। नियम ये कहता है कि किसी भी रेजिडेंशियल इलाके में इस तरह से डाइंग यूनिट्स को नहीं ऑपरेट कर सकते। और पानी देखिए आप, जो उसका वेस्ट वाटर है किस तरह से कितनी लापरवाही से निस्तारित किया जा रहा है। नीचे आप इनकी नालियाँ देखेंगे तो पूरे वो नीले रंग के पानी से रंगी हुई हैं और वही गंदगी आपको यहाँ पर बाहर भी दिखाई पड़ जाएगी। और जिसकी हम बात कर रहे हैं कि इनका ये वेस्ट वाटर जो कि कलर्ड वाटर है, ये इन्हीं नालियों से होते हुए फिर नाले में जाता है, जिसमें तमाम सारा केमिकल होता है, वो केमिकल जो पानी को नुकसान पहुंचाता है और फिर उन्हीं नालों से होते हुए ये केमिकल पहुंच जाता है यमुना में। इन फैक्ट्रियों से निकलने वाले ये रंगीन गंदा पानी उन सभी जहरीले केमिकल से लैस हैं जो यमुना के दामन पर गंदे पानी का दाग लगा रहे हैं। यमुना में मिलने वाला ये पानी इतना जहरीला है कि ये पूरे यमुना के इकोसिस्टम को तबाह कर रहा है। मेन जो इनके कलर्स होते हैं सल्फर के कलर्स होते हैं इसके अंदर KMNO4 जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं। इसके अंदर जो सल्फर के इनके कलर्स होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा हैवी मेटल्स जैसे कि कैडमियम उसके अंदर काफ़ी होता है, उसके अंदर आर्सेनिक होता है, उसमें लेड और मरकरी होता है। तो हमारी सरकार को इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए कि इन उद्योगों के ऊपर लगाम लगाई जाए जिससे कि हैवी मेटल्स यमुना में आने से रुक सके। ऐसा केवल एक जगह पर नहीं हो रहा है, इस इलाके में जगह जगह पर जहरीले पानी को उस ड्रेन में डाला जा रहा है जो यमुना में गिरता है। पूरे इलाके में कच्ची नालियों के साथ साथ पाइपों का जाल बिछा हुआ है। इन गतिविधियों को रोकने के लिए अब तक कोई कारगर व्यवस्था नहीं थी। जो डाइंग यूनिट्स हैं, अगर उनको ठीक से बंद किया जाए, MCD यहाँ पर आती है कई बार रेड मारने के लिए, बार बार कार्रवाई होती है, लेकिन फिर कुछ लोगों की मिलीभगत होती है, कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत होती है, इसके बाद यूनिट फिर से काम करना शुरू कर देती हैं। अगर ऐसे यूनिट पर MCD के ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी तो जाहिर तौर पर यहाँ पर एक बड़ी राहत मिल सकती है। अब सरकार को ये देखना है कि वो कैसे इन इल्लीगल डाइंग यूनिट्स को बंद करती हैं ताकि यमुना को थोड़ी और राहत मिल पाए। यमुना की सफाई की कोशिशें पिछले 3 दशकों से जारी हैं, लेकिन उसमें अब तक सफलता नहीं मिल सकी है क्योंकि इस प्रयास में जन भागीदारी का अभाव है। ऐसे में अगर दिल्ली में यमुना को उसकी स्वच्छता लौटानी है तो इसमें सरकार के साथ आम लोगों को भी सामने आना पड़ेगा। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।